बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ऐसा ही सलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये बात शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुनी होगी। और ये बात सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुई थी। तो उसी सिकंदर महान की बात आज हम करेंगे। माना जाता है सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व के लगभग मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था और इनके पिता थे फिलिप द्वितीय और माता का नाम था ओलंपियास। सिकंदर को उसके पिता फिलिप द्वितीय ने शौर्य गाथाओं को सुनाया था और सिकंदर ने भी छोटी सी उम्र के अंदर ही अपने आप की योग्यता दर्शा दी थी। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर 16 साल का था तब उसके पिता ने उसे मैसिडोनिया का चार्ज दिया और खुद बाइजेंटाइन साम्राज्य की तरफ अभियानों पर चले गए थे। इस दौरान सिकंदर अपनी योग्यता का परिचय देते हैं और एक क्षेत्र को जीतकर उसका नाम अलेक्जेंड्रोपोलिस रख देते हैं। कहा जाता है कि सिकंदर जब लगभग 13 साल की उम्र का था तब उसके पिता ने सिकंदर के लिए अरस्तु को शिक्षक के रूप में चुना था। इस प्रकार सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने 3 साल तक कहते हैं अरस्तु से शिक्षा ली थी और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 340 ईसा पूर्व में फिलिप के अभियानों से परेशान होकर एथेंस और थीव्स ये बिल्कुल मैसिडोनिया के खिलाफ हो जाते हैं। और इस समय सिकंदर जब लगभग 18 साल का था तो किरोनिया में इनका संघर्ष होता है और कहते हैं कि किरोनिया को सिकंदर जीतता है और जीतने के साथ ही मैसिडोनिया जो अन्य राज्यों के द्वारा हल्का फुल्का लिया जाता था वो एक प्रभावशाली क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आता है और फिलिप अपने आप को एक शक्तिशाली शासक के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं। कहते हैं 336 ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या हो जाती है और ये हत्या उसके दरबारी द्वारा ही की जाती है और वो भी ऐसे समय में जब फिलिप की बेटी की शादी हो रही होती है। और इतिहास में कुछ जगह ये आता है कि सिकंदर और सिकंदर की माँ ओलंपिया ही फिलिप की मृत्यु का ये सारा का सारा कांड रचते हैं ताकि सिकंदर को गद्दी पर बिठाया जा सके, क्योंकि ओलंपिया को ये लग रहा था, सिकंदर को भी ये लग रहा था कि गद्दी किसी और को दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने फिलिप को रास्ते से हटा दिया। 336 ईसा पूर्व में जब फिलिप की हत्या हो जाती है तो लगभग इस समय सिकंदर की उम्र 20 साल होती है और वो 336 ईसा पूर्व के लगभग 20 साल की उम्र में मैसिडोनिया का शासक बन जाता है। इसके शासक बनने के कुछ समय बाद ही थीब्स है वो इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और ये विद्रोह कहा जाता है लगभग 335 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन सिकंदर द अलेक्जेंडर इस विद्रोह को दबा देते हैं और कहते हैं 6000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं, उनकी हत्या की जाती है और बहुत से थीब्स लोगों को गुलाम बनाया जाता है। इतना करने के बाद मैसिडोनिया को रीजेंट के नेतृत्व में छोड़कर सिकंदर अपने विजय अभियानों की ओर चले जाते हैं, जो कि एक विजय गाथा लंबी शुरू होने वाली थी। इस विजय अभियान के दौरान सिकंदर का सामना पर्शियन से होता है और पर्शियंस आर्मी को वो बुरी तरीके से हरा देते हैं और कुछ बचे पर्शियंस लोगों को वो मैसिडोनिया भेज देते हैं, गुलाम बना के वहाँ रखा जाता है और खानों में वहाँ उनसे काम करवाया जाता है। इस प्रकार जो 18 महीने का इनका अभियान था, इस मात्र 18 महीने के अभियान में ये एक प्रकार से एनातोलिया के पर्शियन लोगों को धूल चटा देते हैं। एनातोलिया क्षेत्र ही आज का तुर्की है, जहाँ से सिकंदर पर्शियन लोगों का सफाया करता है। अब सिकंदर साउथ की ओर आगे बढ़ते हैं और सीरिया, लेबनान, आज का इज़राइल ये होते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र थे वहाँ पर्शियंस का प्रभाव था और वो पर्शियंस के इस प्रभाव को यहाँ से भी हटाना चाहते थे और बड़ी सिटी से
इनका संपर्क तोड़ना चाहते थे। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए सिकंदर है वो इजिप्ट तक पहुँच जाता है। सिकंदर जब मिस्र पहुँचता है तो मिस्र का गवर्नर सिकंदर के सामने समर्पण कर देता है। इस प्रकार इजिप्ट सिकंदर के कब्ज़े में आ जाता है और सर्दियों का इस दौरान का समय सिकंदर इजिप्ट में ही बिताता है। यहाँ से सिकंदर मेसोपोटामिया, जो आधुनिक इराक कहा जाता है, मेसोपोटामिया की तरफ बढ़ते हैं। और जब वो मेसोपोटामिया की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं गोंगा मेला का संघर्ष होता है और इस संघर्ष में डेरियस तृतीय को सिकंदर बुरी तरीके से हरा देते हैं। इतना होने के बाद पर्शियन एम्पायर को ख़त्म करने के प्रतीक के रूप में सिकंदर पर्शियंस की ड्रेस है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ वो ड्रेस धारण करने के अलावा उस वक्त जो पर्शियंस के रीति रिवाज थे उन रिवाजों को वो अपना लेते हैं। उस प्रकार का वो प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान अनेक स्थानों पर विद्रोह भी होते हैं, लेकिन सिकंदर हर अभियान में विद्रोह को दबाने में कामयाब हो जाते हैं और इस प्रकार ग्रीस या यूनान का झंडा ऊंचा कर दिया जाता है। इस समय तक पर्शियन साम्राज्य है वो अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था और अब ये सारा इलाका सिकंदर के कब्ज़े में आ चुका था। लेकिन सिकंदर जो विजय अभियान पर निकल चुका था अब भी रुकने वाला नहीं था और वो अब हिंदुस्तान की ओर आगे बढ़ता है। कहा जाता है पर्शियन लोगों ने सिकंदर को चेताया भी था कि हिंदुस्तान की तरफ जाना आसान नहीं है और सिकंदर को भी वहाँ आने के बाद इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ आसान काम नहीं है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें सिकंदर द्वारा अपनी माँ को लिखे गए एक पत्र से चलती है, जिसमें सिकंदर अपनी माँ को बताते हैं कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ के लोग शेर की तरह बहादुर हैं और वहाँ हर बहादुर सैनिक एक स्टील की दीवार की तरह सामना कर रहा है और मैं तो केवल एक अकेला अलेक्जेंडर हूँ। लेकिन इस धरती पर तो हर माँ ने एक अलेक्जेंडर जन्मा है, तो मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ जो बहुत भयंकर है। हालांकि भारत के उत्तर पश्चिम में सिकंदर कुछ कामयाब रहा और तक्षशिला के राजा अम्बी ने उनके सामने समर्पण किया था। अगर सिकंदर की बात करें तो 326 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि यही वो समय था जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था और यही वो काल था जब भारत में लिखित इतिहास शुरू हुआ था। क्योंकि बहुत से लेखक सिकंदर के साथ आए थे और वो हाल लिखा करते थे। इस प्रकार 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जब आगे बढ़ा तो उसका सामना हुआ कश्मीर के शासक पौरव वंश के शासक पोरस के साथ, और ये युद्ध इतिहास में झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, जिसमें पोरस या पुरु ने सिकंदर को नाको चने चबवा दिए और सिकंदर को ये मानना पड़ा कि वो वाकई वीरों की भूमि के अंदर आ गया है। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्य पंजाब में था। आज के हालात में देखा जाए तो ये क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। सिकंदर ने सबसे पहले यहाँ पहुंचकर अपने एक दूत को पोरस के पास भेजा और उसे समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन पोरस भी एक बहादुर शासक थे। उन्होंने समर्पण करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में ही होगी। और तत्पश्चात जब सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ तो ये युद्ध झेलम या वितस्ता का युद्ध है, जिसे यूनानी साहित्यों के अंदर हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पोरस और सिकंदर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों को बहुत ही नुकसान हो रहा था, लेकिन सिकंदर को ये लग रहा था कि उसने अपनी बहुत सी सेना है वो गंवा दी है। अब सिकंदर ये चाह रहा था कि युद्ध किसी तरीके से ख़त्म हो जाए और संधि हो जाए, लेकिन पोरस युद्ध को ख़त्म करने के मूड में नहीं थे। हालांकि पोरस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था और सिकंदर क्या करते हैं कि युद्ध को रोकने के लिए संधि का प्रस्ताव लेकर
अम्बी को पोरस के पास भेजते हैं। ये जानकारी हमें सिकंदर के साथ आए इतिहासकार एरियन की किताब से मिलती है या उनके लेख से मिलती है। लेकिन कहा जाता है कि अम्बी पर भी जब पोरस का अटैक होता है तो अम्बी वहाँ से किसी तरीके से भाग जाते हैं और युद्ध है वो शुरू रहता है। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि बाद में पोरस है वो संधि के लिए तैयार हो जाते हैं और जब उनको सिकंदर के सामने लाया जाता है तो सिकंदर उनसे कहते हैं कि आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। तो पोरस बताते हैं कि मेरे साथ एक राजा जैसा व्यवहार किया जाए, लाइक ए किंग। सिकंदर उनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, और पोरस कहते हैं कि उन्हें उनका राज्य वापस चाहिए और उसका राजा बने रहना ही उनका लक्ष्य है। लेकिन कुछ यूनानी साक्ष्यों की बात माने तो कहते हैं कि यहाँ पोरस है वो हार चुका था और उन्होंने सिकंदर के सामने समर्पण किया था। अगर ये मान लें कि पोरस हार गया था तो एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर पोरस हार गया था तो सिकंदर का विजय अभियान आगे जारी रहता, जबकि हम सब जानते हैं कि इस अभियान के पश्चात सिकंदर वापस चला गया था। तो इससे ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्या वाकई सिकंदर पोरस को हरा पाया था? हमारे सामने सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस समय का जो लिखित इतिहास है वो ज़्यादा हमारे पास यूनानी इतिहास है, और हम जानते हैं कि एक राजा है, उसके आश्रित अपने राजा के बारे में, उसकी बड़ाई के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। तो हो सकता है कि ग्रीक इतिहासकारों ने अपने राजा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया हो और सिकंदर को पोरस के ऊपर दिखाने के लिए ऐसी बातें रची हो। लेकिन हम जानते हैं कि सिकंदर यहाँ से वापस चला गया था, तो वो इतना महान कैसे था। लेकिन इतना होते हुए भी हम सिकंदर महान के बारे में बचपन से सुनते हैं और समाज के अंदर ये कहावत भी सुनते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो क्या वाकई जो जीता वही सिकंदर था? ये बात हमें ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर सोचनी और समझनी होगी कि जिसको हम सिकंदर को महान कह रहे हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर कह रहे हैं, क्या वो ग्रेट था या यूनानी इतिहासकारों ने अपनी कथाओं से उसको ग्रेट बना दिया। ये सिकंदर जब हिंदुस्तान से वापस जा रहा था तो बेबीलोन ईरान के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। कुछ के अनुसार इसी के लोगों ने इसको जहर देकर मारा था, जबकि कुछ के अनुसार मलेरिया होने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार एक विश्व विजय की ओर निकले एक राजा को मौत का सामना करना पड़ा, या यूँ कहे कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन फिर भी इतिहास के किताबों ने, साहित्यकारों ने उसे एक महान का टाइटल दिया है, द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, जो जीता वही सिकंदर।